नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुना है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम दो मेथड, एक बेसिक मेथड से बता रहा हूँ और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसके मदद से आप सेकेंडों में ऐसे सवालों को बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुना है। देखिए बेसिक मेथड क्या कैसे बनाएंगे। बेसिक मेथड से देखिए, उत्कर्ष को हम यू से लिखते हैं और विमर्श को हम बी से लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या करे, उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है, यानी विमर्श से 6 गुनी है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसको हम 6x मान सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद उत्कर्ष का भी 4 वर्ष के बाद बढ़ेगा, यानी 4 वर्ष जुटेगा उत्कर्ष के आयु में भी और विमर्श के आयु में भी 4 वर्ष जुटेगा। यानी कि 4 वर्ष के बाद मतलब ये हो जाएगा x + 4 और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6x + 4। आगे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी, यानी विमर्श से 4 गुनी, ये जो उत्कर्ष का उम्र है विमर्श से 4 गुनी हो जाएगी। तो इसको भी हम 4 गुनी कर लेते हैं, विमर्श को भी 4 गुनी कर लेते हैं, तब दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा। इसी को तो सॉल्व कर देना है। चलिए 6x + 4 बराबर, इसको गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 16। यही होगा ना दोस्तों। अब इसको x वाले को एक तरफ कीजिए और बिना x वाले को एक तरफ कीजिए, तो 6x में से 4x गया तो कितना बचा, 2x बराबर, ये 16 में से इसको 4 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 16 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 12। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। x का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, 6 वर्ष। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था, ये x था और ये 6x था, यानी कि x का मतलब क्या, विमर्श का आयु कितना हो जाएगा, 6 वर्ष, और 6x मतलब क्या, 6 में 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x का मतलब 6 के 36, यानी विमर्श का आयु हो गया 6 वर्ष और उत्कर्ष का आयु हो गया 36 वर्ष। तो 6 और 36 जहाँ है वहाँ आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को, ये तो मैं बेसिक मेथड से बताया, लेकिन हम गो थ्रू ऑप्शन यानी ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक, इतना हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए एक बार आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हम ये गो थ्रू ऑप्शन से बताते हैं। देखिए क्या करना है कि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है, यानी कहने का मतलब है कि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों का वर्तमान आयु या तो ये कह रहा है कि उत्कर्ष की आयु अब विमर्श से 6 गुनी है, यानी कि इसी में से आंसर होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, यानी इसी चारों में से कोई ऑप्शन होगा सही। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ये कह रहा है कि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। तो देखिए ये पुत्र की आयु है, ये उसके पिता की आयु है। तो देखिए अगर ये 6 गुना है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, 4 × 6 = 24, ठीक है।
पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया। अब दूसरा कर रहा है कि नहीं इसको देखेंगे। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद पिता की आयु में भी 4 वर्ष जुटेगा और पुत्र के आयु में भी जुटेगा। मतलब कि उत्कर्ष के आयु में भी 4 वर्ष जुटेगा और विमर्श के भी आयु में 4 वर्ष जुटेगा। तो इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 4 28। और अगर विमर्श के आयु में जोड़ते हैं यानी 4 में 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8। तो क्या ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी, यानी क्या 8 का 4 गुनी 28 है? नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को हम पिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि 30 वर्ष और 5 वर्ष दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। तो देखिए ये 6 गुनी है, 5 6 का 30, ये तो सही है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। अगला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं इसको देखना है। 4 वर्ष के बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। 4 वर्ष के बाद यानी अगर ये 30 वर्ष है और ये 5 वर्ष है तो 4 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा? इसमें भी 4 जुटेगा और इसमें भी 4 जुटेगा। तो 4 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 5 4 9, यानी 34 और 9। तो क्या 34 9 का 4 गुना है, 9 चौका 36 होता है। ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी कितना दिया हुआ है? 36 और 6। तो इसमें 4 वर्ष के बाद यानी 36 में भी 4 जुटेगा और 6 में भी 4 जुटेगा। तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 और 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो देखिए ये क्या 4 गुना हो रहा है? 10 चौक 40, हाँ हो रहा है। यानी इसका मतलब कि राइट आंसर सी होगा, यानी 36 वर्ष और 6 वर्ष ये राइट होगा। दोस्तों ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन से बनाने में हमें एकदम ऐसे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आप देखते ही इसको समझ लेंगे कि अच्छा 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का 4 गुना है 40। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को ऑप्शंस के थ्रू ही बनाएंगे तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। और ऐसे सवाल को तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि ऑप्शन के थ्रू ही बनाएं, नहीं तो बेसिक मेथड मैं बता दिया हूँ, उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 342 गुने 348 गुने 316 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें ये काम नहीं करना है कि 342 को लिख के गुना कर दें 348 से, फिर इकाई अंक यानी इकाई अंक को देखें कि इकाई अंक में क्या हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये मेथड गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? देखिए ये इसका लास्ट अंक यानी इसका इकाई अंक, फिर इस संख्या का इकाई अंक, फिर इस संख्या का इकाई अंक, इसको गुना करेंगे और इकाई अंक को लिखेंगे, फिर उस अगला को गुना करेंगे, फिर उसके इकाई अंक को लिखेंगे। तो चलिए 6 को गुना करते हैं 8 से, तो 6 8 48, 48 में इकाई अंक कौन हुआ? 8। फिर यहाँ 8 को ले लेंगे, फिर 8 को फिर 2 से गुना करेंगे, तो 8 को 2 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 16 में इकाई अंक क्या हुआ? 6। तो 6 आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें इकाई अंक को ही पकड़ के गुना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इधर से भी चलते हैं तो 2 8 इसका 342 का इकाई अंक 2 है और 348 का इकाई अंक 8 है। तो 2 को 8 से गुना करेंगे तो 2 8 16, 16 का मतलब इकाई अंक हो गया 6, फिर इसका 6 है इकाई अंक और 316 का भी 6 है, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 के 36, 36 का इकाई अंक क्या आ गया? 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए हमें अंत वाले यानी इकाई अंक को ही गुना करते हैं, पूरे अंक को गुना करके नहीं देखते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लगाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करनी होगी। दोस्तों इस टाइप का सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप मेरे बताए गए मेथड को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको एग्जाम में इस टाइप के सवाल को बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या कर रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। सपोज कि वस्तु का मूल्य कितना है? 100 है,
ठीक है। अब कह रहा है कि मूल्य में 10% की कमी। 10% की कमी मतलब क्या, ये 90 हो गया। यानी पहले मूल्य कितना था, 100 था, और जब 10% की कमी की गई तो मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, इसे पुराने मूल्य पर, यानी ये क्या है, ये पुराना मूल्य है और ये नया मूल्य है। ये 90 नया मूल्य हो गया, क्योंकि 10% की कमी की गई तो ये नया मूल्य आ गया। तो ये पुराना मूल्य 100 है और नया मूल्य 90 है। तो क्या कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, यानी कि 100 पे लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, यानी नए मूल्य में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो नया मूल्य कितना है, 90। हमें 90 से हमें 100 पे लाना है, तो कितना का अंतर है, 10 का। 90 से 100 पे आएंगे तो कितना का अंतर है, 10 का। तो 10 का बेस कितना होगा, यानी 90 से बढ़ा है ना, तो 90 नीचे आ जाएगा। 90 से 10 बढ़ा है तो 100 आया है, तो 10/90 गुने कितना लिखेंगे, 100% में लाने के लिए। तो 0 से 0 गया, यानी 10 ना यहाँ के 100/9। 100/9 हम कितना लिखेंगे, 100/9 को भिन्न में बदलेंगे तो 11 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसको भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। 11 9 99 1 100/9, यानी कि 100/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9। दोस्तों इस टाइप के सवाल भी हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुछ नहीं किए मैं, क्या आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए मैं फिर से इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि होनी चाहिए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, यानी अगर हम पहले 100 मानते हैं तो बाद में कितना 10% कमी का मतलब 90 हो गया होगा। तो पुराने मूल्य, यानी कि ये पहले वाला है, ये नया वाला है, पुराने मूल्य पे लाने के लिए, यानी कि 100 से 90 हुआ, फिर हमें 90 से 100 पे जाना है। तो कितना का अंतर हुआ है, 10 का। कितना से, तो 90 से, तो गुने 100% में लाने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 गया, 100/90। 100/90 को हम भिन्न में बदलेंगे तो 11 सही 1/9 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय का अनुपात 5:3 है। यानी किसका अनुपात दिया हुआ है, बचत और व्यय का अनुपात। जिस माह में परिवार की आय 72,000 रुपया थी, उस महीने की बचत क्या होगी। दोस्तों उस महीने की बचत पूछ रहा है, आय दिया हुआ है और अनुपात में किसका वैल्यू दिया हुआ है, बचत और व्यय का। तो मुझे फॉर्मूला पता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह फॉर्मूला पता होगा। यानी कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत जोड़ व्यय। यानी कि अगर हमें किसी का बचत पता हो और व्यय पता हो, दोनों को जोड़ देंगे तो आय निकल जाता है, ठीक है। या फिर आय पता हो बचत पता हो तो आय में से घटा देते हैं बचत को तो व्यय निकल जाता है। यानी बेसिक फार्मूला यही है, आय बराबर बचत प्लस व्यय। इसी के हेल्प से, इसी के मदद से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय का अनुपात, बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। यानी बचत मतलब सेविंग, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। अनुपात कितना दिया हुआ है, बचत और व्यय का, तो 5:3 दिया हुआ है। जिस माह में परिवार की आय 72,000 रुपया है, हम सेविंग और एक्सपेंडिचर यानी बचत और, मैं पहले बताया हूँ, मैं बचत और एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। यानी 5 और अनुपात दिया हुआ है वैल्यू, सेविंग का अनुपात कितना दिया हुआ है 5 और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है 3। अगर हम इसको जोड़ देते हैं अनुपात के वैल्यू को तो 5:3 कितना हो जाएगा 8। 8 अनुपात, अब 8 अनुपात यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है, आय। और आय रियल में कितना दिया हुआ है 72,000, यानी कि अनुपात में दिया हुआ है 5:3 8। 8 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 72,000, इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 8×9 72, यानी 9,000। 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 9,000। आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो जिस माह में परिवार की आय 72,000 थी, उस महीने की बचत क्या होगी। बचत मतलब सेविंग, सेविंग का कितना अनुपात आया है 5, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5। तो 1 अनुपात का जब वैल्यू 9,000 है तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 9 को 5 से गुना कर देंगे, 9×5 = 45,000।
दोस्तों 45,000 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक बार मेथड को मैं जो बता रहा हूँ मेथड उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप एग्जाम में एकदम आसानी से ऐसे सवालों को बना लेंगे। दोस्तों मैं वही सवाल लेता हूं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे जाते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगर यह मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।